नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज 4 दिनों के भारत दौरे पर पहुंच गई। प्रधानमंत्री ने जिस अंदाज में तमाम प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत किया, उसने भारत बांग्लादेश के रिश्तों में एक नई गर्माहट के संकेत दे दिए हैं। कहा जा सकता है इंदिरा गांधी के जमाने में शेख हसीना का निजी तौर पर भारत से जो बेहद खास संबंध रहा, मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री उन्हीं संबंधों को दोबारा जीना चाहते हैं और इस संबंध के आश्रय ही बांग्लादेश की जमीन से भारत के लिए पैदा होती मुश्किलों को खत्म करना चाहते हैं। 12 दिसंबर 1996 को शेख हसीना बतौर प्रधानमंत्री पहली बार भारत के दौरे पर आई थी, तो उनके लिए दौरा खास था। फिर 10 जनवरी 2010 को शेख हसीना भारत आई। आज यानी 7 अप्रैल 2017 को जब वो तीसरी बार बतौर पीएम भारत के आधिकारिक दौरे पर आई, तो दौरे की शुरुआत ही खास तरह से हो गई, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम प्रोटोकॉल को तोड़कर उन्हें इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लेने पहुंचे थे। लेकिन सच ये भी है कि शेख हसीना का सबसे खास भारत दौरा 24 अगस्त 1975 का था, जब वो एयर इंडिया के विमान से परिवार समेत पालम एयरपोर्ट पहुंची थी। उस वक्त न शेख हसीना पीएम थी और न बांग्लादेश के हालात सामान्य। बांग्लादेश में सैनिक विद्रोह में शेख मुजीब मारे गए थे और शेख हसीना परिवार समेत जर्मनी में फंस गई थी। और उस वक्त किसी और ने नहीं, इंदिरा गांधी ने शेख हसीना को भारत में शरण दी थी। उस वक्त शेख हसीना को इंडिया गेट के पास पंडारा पार्क के सी ब्लॉक में एक फ्लैट अलोकेट किया गया था। 1 अक्टूबर 1975 को हसीना के पति डॉक्टर वाजेद को भी परमाणु ऊर्जा विभाग में फेलोशिप दे दी गई। उस वक्त शेख हसीना और उनके परिवार का सारा खर्च भारत सरकार ने ही उठाया। करीब 6 साल भारत में रहने के बाद 17 मई 1981 को शेख हसीना वापस ढाका लौटी, तो वहां लाखों के हुजूम ने उनका स्वागत किया। हालात बदल चुके थे। इतिहास के पन्नों में झांकने का मतलब सिर्फ इतना है कि शेख हसीना के लिए भारत का अपना मतलब है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, वो हसीना को इंदिरा गांधी की याद दिला सकता है। तो सवाल यही है कि इस गर्मजोशी भरे माहौल में होगा क्या? सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच डिफेंस, सिक्योरिटी और सिविल न्यूक्लियर सेक्टर से जुड़े 25 समझौते साइन किए जा सकते हैं। भारत बांग्लादेश के बीच एक ट्रेन के ट्रायल रन को हरी झंडी भी दिखाए जाने के आसार हैं। साइबर सिक्योरिटी को लेकर एक अहम समझौता हो सकता है और दक्षिण एशिया में आईएसआईएस के फैलते जाल के मद्देनजर दोनों देशों के बीच मजहबी कट्टरवाद और आतंकवाद से निपटने में कोऑपरेशन को लेकर भी चर्चा होगी। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ शिखर बैठक होगी। All aspects of security, including the containment of radicalization and Islamic terror in the region, there is excellent cooperation between the government of India and the government of Bangladesh. लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जिस तरह बांग्लादेश आईएस का नया गढ़ बनकर उभरा है, उस बाबत शेख हसीना भारत को कोई ठोस आश्वासन दे पाती हैं या नहीं? इसी तरह नकली नोटों की खेप जिस तरह लगातार भारत में बांग्लादेश के रास्ते आ रही है, उसके हल के बाबत कोई बात होती है या नहीं? इसके अलावा बांग्लादेश में आए दिन हो रही कट्टरपंथी हिंसा के विरोध में कहीं से भी कोई मजबूत स्वर सुनाई नहीं दे रहे और ये भारत के लिए भी चिंता की बात है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या तीस्ता जल समझौते पर बात आगे बढ़ेगी? 2011 में मनमोहन सिंह के बांग्लादेश दौरे के दौरान तीस्ता समझौते पर साइन होने के आसार थे, लेकिन ममता बनर्जी के ऐतराज के बाद आखिरी वक्त में इसे रद्द कर दिया गया था। इस बार भी ममता का रुख बदला नहीं है, जबकि बांग्लादेश के लिए दिसंबर से लेकर मार्च तक पानी की कमी के चलते तीस्ता नदी के पानी की अहमियत काफी बढ़ जाती है। लेकिन मुद्दा समझौते का है और तीस्ता पर समझौते के आसार कम है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चाहते थे बांग्लादेश को 50% पानी दे, नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ कदम ऐसा नहीं उठाना चाहते विदाउट हैविंग ममता बनर्जी ऑन बोर्ड। उन्होंने ममता बनर्जी को इनवाइट किया है लंच के ऊपर। गर्मा गर्मी भी हो सकती है, पूरी कोशिश की जाएगी ममता बनर्जी को मनाने के लिए। दरअसल तीस्ता समझौता दोनों देशों के लिए एक अहम राजनीतिक जरूरत है। इससे मिलने वाले सियासी फायदे के जरिए भारत बांग्लादेश में चीन के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। दूसरी तरफ हसीना को इससे अगले साल होने वाले आम चुनाव में सत्ता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि तब वो खुद को ऐसे नेता के तौर पर स्थापित कर सकती हैं जिसके लिए देश हित ही सर्वोपरि है। विरोधी दल उन पर भारत के हाथों की कठपुतली होने के आरोप लगाते रहे हैं और वो
तिस्ता के पानी से अपनी छवि पर लगे इस दाग को भी धो सकती हैं। आज तक ब्यूरो। और अब बात देश की राजनीति के उस मिजाज की जिसमें एक सांसद कैमरे के सामने डंके की चोट पर कानून हाथ में लेने की बात मानता है, लेकिन राजनीतिक दबाव के आगे कानून को ही घुटने टेकने पड़ते हैं। जी, बात शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ की, जिनके ऊपर लगा एयर इंडिया का बैन आज हटा लिया गया, या कहें एयर इंडिया को मजबूरन हटाना पड़ा। तो इसे राजनीतिक हेकड़ी कहिए या राजनीतिक दबाव का असर, शिवसेना के सांसद रविंद्र गायकवाड़ पर से सरकारी एयरलाइंस ने बीते 14 दिन से चली आ रही हवाई यात्रा की। मिस्टर गायकवाड़ जी ने अपॉलजी टेंडर किया मिनिस्ट्री का और ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन का, सो अकॉर्डिंगली वी गॉट द डायरेक्टिव फ्रॉम द मिनिस्ट्री टू विथड्रॉ द गाइडलाइंस। जाहिर है फैसले के बाद शिवसेना खुश है, क्योंकि शिवसेना ने जता दिया कि भले महाराष्ट्र में वो बीजेपी के छोटे भाई की भूमिका में है, लेकिन उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करना सरकार के लिए भी मुमकिन नहीं। अलबत्ता ऑल इंडिया केबिन क्रू संघ है कि हम क्या और आगे की कार्रवाई कर सकते हैं, तो जब ऐसा कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे कि क्या आगे का हम करेंगे। सर दोबारा ऐसी घटना हो कोई होती तब क्या करेंगे? फिर भी यही हम दोबारा बैन लगाएंगे। अगर हमारे साथ हमारे किसी भी एम्प्लॉय के साथ कुछ भी करता है, हम दोबारा बैन लगाएंगे, चाहे वो कोई भी। लेकिन सवाल ये नहीं कि गायकवाड़ से पाबंदी हटा ली गई तो क्यों, सवाल ये है कि क्या सांसदों के विशेषाधिकार उन्हें कानून हाथ में लेने की छूट देते हैं? क्योंकि याद कीजिए तो रविंद्र गायकवाड़ ने जिस तरह कानून हाथ में लेकर खुल्लम खुल्ला इकरार किया था, उसने सीधा सवाल उठाया कि कानून बनाने वाले ही अगर उसे नहीं मानेंगे तो फिर कानून का मतलब क्या है? कि एयरलाइंस ने बिना जांच के जिस तरह पाबंदी लगाई और जिस तरह बाकी तमाम एयरलाइंस ने गायकवाड़ पर बैन लगाया, वो एयरलाइंस की मनमर्जी पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन बड़ा मुद्दा सांसद ही है, क्योंकि आज ही टीएमसी सांसद डोला सेन के विमान यात्रा के दौरान बर्ताव पर विवाद खड़ा हो गया। सेन पर विमान यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन न करने का आरोप लगा है। एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सांसद डोला सेन ने सुरक्षा प्रोटोकॉल को मानने से साफ इनकार कर दिया। सांसद की मां व्हील चेयर पर थी, नियमों के मुताबिक वो इमरजेंसी एग्जिट के पास नहीं बैठ सकती थी। जब एयर इंडिया के स्टाफ ने सांसद सेन से सीट बदलने का आग्रह किया तो उन्होंने इनकार कर दिया और वहां पर हंगामा करने लगी। और इस विवाद के कारण दिल्ली से कोलकाता की एयर इंडिया की फ्लाइट को उड़ान भरने में करीब 40 मिनट की देरी हुई। तो क्या अब सांसदों की विमान यात्रा को लेकर भी कोई नियम कायदे बनाने होंगे? बहरहाल इस बीच बीजेपी ने राहत की सांस ली है, क्योंकि विवाद जारी रहता तो सोमवार को एनडीए की बैठक में शिवसेना नहीं आती और महाराष्ट्र में हालात बिगड़ने की आशंका अलग थी। दिल्ली से सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो। तो सत्ता की रईसी का एक रंग रविंद्र गायकवाड़ ने दिखा दिया, लेकिन सत्ता को वोट देकर जो लोग चुनते हैं उन्हें सत्ता से क्या हासिल होता है, यह दिखाने के लिए हम आपको लिए चलते हैं यूपी के लखीमपुर खीरी के एक छोटे से गांव घोसियारा में। लाइट की यहाँ इतनी परेशानी है, हम लोग काफी बार लाइट की मांग किए, लेकिन कोई हमारी सुनने वाला नहीं मिला। 70 साल गुजर गए, हमने लाइट ही नहीं देखा। हमारे वहाँ बत्ती नहीं है जब से देश आजाद हुआ है। जी, ये गांव घोसियाना के लोगों का दर्द है। लखीमपुर खीरी के इस गांव में बीते 70 बरस से बिजली नहीं पहुंच पाई। बिजली के इन खंभों को लगे भी 10 बरस बीत चुके हैं, लेकिन बिजली यहाँ नहीं पहुंची। हर बार सरकार बदली तो यहाँ के लोगों ने विधायकों से, अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आलम यह कि चुनाव का बहिष्कार तक किया ताकि नेताओं के कानों पर जू रेंगे, लेकिन ढाक के 3 पार। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो गांव वाले मिलने लखनऊ पहुंच गए। हालांकि मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन ज्ञापन सौंपा और अब इन्हें उम्मीद है कि गाँव में बिजली आएगी। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं ठीक से, उनका भविष्य बिल्कुल बेकार जा रहा है। बिजली की वजह से हमारे वहाँ बहुत सी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। करीब 5000 की आबादी वाले गांव में बिजली न होने की वजह से कई नौजवानों की शादियां नहीं हो पा रही। जिनकी हो गई हैं, उनकी बीवियां घर पर नहीं आ रही। लड़का सयाने कोई शादी भी नहीं कर रहा, कहते हैं वहाँ के शादी करने को क्या करें, लड़की को देते हैं दाम दहेज देते हैं, वो सब कूड़ा खाना हो जाता है, लड़की हमारी परेशान रहती है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का फैसला किया है, उससे सूबे के कई गांवों को उम्मीद जगी है कि उनके यहां बिजली की समस्या हल हो जाएगी। गुरुवार रात ही अधिकारियों के साथ बैठक में योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया कि
प्रदेश के गांवों में अब शाम 6 बजे से सवेरे 6 बजे तक बिना कटौती के बिजली मिलेगी। 14 अप्रैल से जिला मुख्यालय में 24 घंटे, तहसीलों और गाँव में 18-18 घंटे बिजली सप्लाई होगी। अगले 100 दिनों में बिजली के 5 लाख नए कनेक्शन दिए जाएंगे। यानी योगी आदित्यनाथ सूबे को बिजली संकट से मुक्त रखना चाहते हैं, लेकिन सवाल यही है कि जिन अधिकारियों को उनके सपने पूरे करने हैं, क्या वो उसी रफ्तार से काम करेंगे जिस रफ्तार से योगी चाहते हैं, या 70 बरस से बिजली का इंतजार कर रहे घोसियाना जैसे गांवों का दर्द एक बार फिर वादों और दावों के शोर में गुम हो जाएगा। लखनऊ से मौसमी सिंह के साथ अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक। चलिए अब आपको सत्ता का वो रंग दिखाते हैं जिसमें नमक भी समाजवादी कहलाने लगता है और सत्ता बदलते ही समाजवादी नमक को दुकान से हटाना मजबूरी हो जाता है। दरअसल यूपी की योगी सरकार ने अखिलेश सरकार की तमाम योजनाओं से समाजवादी शब्द हटाने का फैसला किया और इसका असर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना, समाजवादी 108 एम्बुलेंस मोबाइल एप्लीकेशन, समाजवादी पेंशन योजना, समाजवादी किसान बीमा योजना, समाजवादी स्मार्टफोन योजना, समाजवादी आवास योजना और ऐसी तमाम समाजवादी योजनाएं अब समाजवादी नहीं रहेंगी। सीधे कहें तो अखिलेश सरकार के राज में शुरू की गई तमाम योजनाएं जिनके नाम में समाजवादी शब्द लगाया गया था, उनमें से समाजवादी शब्द अब हटा दिया जाएगा और इसकी जगह मुख्यमंत्री शब्द जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसके तहत जहां समाजवादी नाम लगा है वो हटेगा और उसके आगे मुख्यमंत्री योजना कहते हुए चलेगा। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, मगर उत्तर प्रदेश की सियासत को देखें तो भले ही काम हुआ हो या नहीं, नाम के दम पे आपकी राजनीति चल सकती है और नई भाजपा सरकार को इस बात का एहसास है। सामने जब चुनौती 2019 की है तो फिर वो समाजवादी पार्टी के नाम की योजनाएं को ढोने का जोखिम नहीं उठा सकती। लेकिन ये फैसला होते ही यूपी में कैसे कैसे अजीब नजारे दिख रहे हैं, ये भी देख लीजिए। जी, अयोध्या में सरकारी राशन की दुकान पर रखा ये समाजवादी आयोडीन नमक अब दुकानदार फटाफट बेच देना चाहता है। आलम यह है कि राशन की दुकान में चीनी नहीं है तो उसके बदले भी नमक ही दिया जा रहा है। चीनी तो आपकी मिली नहीं है और 3 पैकेट नमक हम लोगों को मिल रहा है समाजवादी के ओर से, और ये नमक अब की यही मिला है हम लोगों को, जो सरकार की होगा वही मिल रहा है और चीनी अब की बार नहीं मिल रहा है। इसके बदले में हमको नमक मिल रहा है 3 महीने से, 2 महीने से नमक आके धरा है और उसके बाद बांट नहीं रहे हैं और इसके महीने में नमक नहीं, चीनी नहीं मिला तो नमक पैकेट के पैकेट दे रहे हैं। क्या हम नमक वही पानी घोर के पियेंगे? मजे की बात यह है कि अफसरों को भनक लगी कि समाजवादी नाम से नमक बेचा जा रहा है तो फौरन जांच के लिए पहुंचे, लेकिन मामला योगी सरकार के राज में समाजवादी नमक बिकने का था तो उन्हें कुछ भी कहना नहीं सूझा। मैम ये बताइए कि ये समाजवादी नमक बढ़ रहा था, क्या इसका बंटने के लिए शासन की कोई अनुमति है या इस तरह की है? आपने चेक किया तो क्या पाया? सर एक सेकंड। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने बीते शनिवार को प्रदेश में बांटे गए 2.8 करोड़ राशन कार्ड वापस लेने का फैसला किया था। इन राशन कार्डों पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव की तस्वीर लगी हुई है। अखिलेश सरकार ने जो नए राशन कार्ड जारी किए थे उन्हें करीब 3 करोड़ परिवारों को बांटा जा चुका है, लेकिन अब इन्हें वापस लिया जाएगा और दोबारा बनाया जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ राशन कार्ड वापस लेने या योजनाओं के नाम बदलने का नहीं है, सवाल योजनाओं के क्रियान्वयन का है और सवाल राजनीतिक दलों के योजनाओं के भी राजनीतिक इस्तेमाल का है। और देखना यही है कि क्या योगी आदित्यनाथ इस परिपाटी को पूरी तरह बदल पाते हैं। चलिए अब दिल्ली की राजनीति की ओर लौटते हैं। शुंगलू रिपोर्ट के बाद दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने पहला बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने दिल्ली के राउज एवेन्यू पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर का आवंटन रद्द कर दिया है। अब वहां आपका दफ्तर नहीं खुल पाएगा। अनिल बैजल ने नियमों का हवाला देते हुए यह फैसला लिया है और शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में आपके दफ्तर आवंटन पर सवाल उठाए गए।